गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 17, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने आप लोग को प्लांट में रेस्पिरेशन बताया, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मेनली बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी मिल रही है हमें एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करें, जब हम ले रहे हैं बॉडी में, तो दैट इज ब्रीथिंग। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ब्रीथिंग। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रीथिंग बोल रहे हैं। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ज़्यादातर, उनमें जो मॉइस्ट स्किन जो होती है उनकी, उसके थ्रू वो लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। पर जैसे जैसे हम हायर क्लास में आते हैं थोड़ा थोड़ा इनवर्टिब्रेट्स की, तो आर्थ्रोपोड्स पे जब हम आते हैं तो आर्थ्रोपोड्स में स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बुक लंग्स, जिन्हें हम ट्रैकियल सिस्टम भी बोल रहे हैं, बुक लंग्स भी बोल रहे हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग करते हैं। मॉलस्क आर्थ्रोपोड्स के बाद हम और फिर हायर में आते हैं। मॉलस्क हो गया, काइनोडर्मेट्स हो गए, बहुत सारे सिफिलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, फिशेस एंड एम्फीबियंस में फ्रॉग की बात करें तो वो किससे कर रहे हैं? मेनली ब्रीथ गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। उनमें ब्रीथिंग जो है वो किसके थ्रू हो रही है? गिल्स के थ्रू हो रही है। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में बेटा काफ़ी तरीके से होता है, गिल्स भी होता है, स्किन भी होता है, ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग तरीके से फ्रॉग में होता है अगर हम देखते हैं। बट स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि फिश तक हम मेनली गिल्स के थ्रू बताएंगे। फ्रॉग में भी गिल्स से हो रहा है तो हम इसे यहाँ इंक्लूड करेंगे। देन हम आते हैं जितने भी रेप्टाइल्स हो गए या फिर हम बात करते हैं मैमल्स और बर्ड्स की, तो इसमें एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसके सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के थ्रू ये क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं। इस सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्योंकि ये किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं, और लंग्स से रिलेटेड टर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं? पल्मोनरी नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर? स्किन के थ्रू होगा तो क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो रहा है केवल और केवल तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। अलग अलग तरह के हैं बट मेनली हमें कौन सा पढ़ना है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि मेनली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके टॉपिक में, जिसके थ्रू इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहली बात बच्चों, मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ और नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में मेनली 2 टाइप ऑफ कैविटी प्रेजेंट होती है। आपके यहाँ पे डायफ्राम होता है जो बीच में, ये डायफ्राम क्या करता है? आपकी बॉडी को 2 में कन्वर्ट करता है। डायफ्राम के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन आपका थोरेसिक कैविटी होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है। ये हमें ध्यान रखना है। आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स आप थोरेसिक कैविटी में होते हैं, कुछ एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। यदि मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेनली जो लंग्स होते हैं, वो कौन से लंग्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? थोरेसिक चैम्बर में या थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चों एक चीज़ और मैं बता रही हूँ आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सिलेबस से हट चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? यहाँ से, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे ये कैविटी जो है, दिस कैविटी इज नॉन एज नेजल कैविटी। इस कैविटी को मैं क्या नाम देती हूँ? नेजल कैविटी नाम देती हूँ। नीचे बक्कल कैविटी होती है। नीचे क्या है? बकल कैविटी है, ठीक है। तो नेजल कैविटी और बकल कैविटी जो होती है, इसके बीच में एक यहाँ पे हमें वॉल दिख रही है अच्छे से। यहाँ पे स्टार्टिंग में इस जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद मैं जो मेन बताना चाह रही हूँ कि आपके ये जो नेजल कैविटी है और बक्कल कैविटी है, ये एक कॉमन फेज पे खुलती है। दिस फेज इज नॉन एज फेरिंग्स। इसको मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों? फेरिंग्स। एक कॉमन पैसेज होता है जिसे क्या नाम देते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। अब ये फेरिंग्स जो होता है, आगे दो चैम्बर हमारे आते हैं। एक तो आपके यहाँ पे होता है फूड पाइप, जिसे मैं बोलती हूँ ईसोफेगस, and another one is windpipe। जिसे मैं क्या बोल रही हूँ? लैरिंग्स। जिसे मैं क्या नाम दे रही हूँ? लैरिंग्स। अब आप कहोगे मैम कि यहाँ से जब हमने खाना खाया तो खाना इसमें क्यों नहीं आता, इसमें ही क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि विंड पाइप के ऊपर एक क्या पाई जाती है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज ग्लॉटिस। इसे मैं क्या नाम देती हूँ? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर इस जगह पे एक फ्लैप होता है, एक लिड होता है। इस लिड को मैं क्या नाम देती हूँ? एपिग्लॉटिस, ढक्कन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम खाना खा रहे हैं और फूड इस तरफ आता है तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस कारण जो हमारा फूड होता है वो यहाँ से, कहाँ से? बकल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स से बाद सीधे फूड पाइप में ही आता है, विंड पाइप में नहीं जाता। क्लियर? अब जब मैं लैरिंग्स की बात करती हूँ बच्चों, तो लैरिंग्स जो होता है अपना ये पोर्शन, जिसमें एक तो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पे कुछ उठा हुआ हमें दिखता है, मेंस में क्लियरली दिखता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? इस जगह पे एडम्स एप्पल, जिसे क्या बोलते हैं हम? एडम्स एप्पल नाम देते हैं। देयर आफ्टर लैरिंग्स जो है आगे जो कन्वर्ट होती है वो क्या कहलाता है? उसे मैं क्या नाम देती हूँ? ट्रैकिया। ठीक है, लैरिंग्स आगे किस में कन्वर्ट हो रही है? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है ये इस तरीके से, जिसे मैं क्या नाम दे रही हूँ? ब्रोंकाई बता रही हूँ। ठीक है, दाइनियल किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई में। अब ये जो है ये ब्रोंकाई हो गया, और अब ये किस में खुल रहे हैं ब्रोंकाई? मेनली लंग्स में खुलते हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ लंग्स होता है, लंग्स में खुल रहे हैं ये ब्रोंकाई। ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी के बाद बच्चों ये वाला है, ये सेकेंडरी। देन दिस वन इज टर्सरी ब्रोंकाई। आगे से आगे बेटे ये भी ब्रांच होगा, ये नहीं कि एक ही में होगा। ये सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, टर्सरी के बाद फिर ये आगे और ज़्यादा डिवाइड होता है। डिवाइड होके इसको हम ब्रैंकियोल्स बोल देते हैं। ब्रैंकियोल्स जो होते हैं मेनली जाके जिस पे खुल रहे हैं, डैट इज, इस एयर सैक को मैं क्या नाम देती हूँ? एल्वुलाई नाम देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद मैं बता रही हूँ ब्रोंकाई अलग अलग, डेट इज प्राइमरी ब्रोंकाई, ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी फिर आगे और ज़्यादा छोटी छोटी सी ट्यूब में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या कहलाएंगी? ट्यूब्स। इनको बोलूँगी मैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली छोटे छोटे से एयर सैक में खुलते हैं। ये छोटे छोटे से एयर सैक जो होते हैं इनको मैं क्या नाम दूंगी बच्चों? एल्वुलाई। ठीक है, इनको मैं क्या कहूँगी? एल्वुलाई। तो समझ में आया? ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये किससे पूरा भरा हुआ रहता है? एल्वुलाई से भरा हुआ रहता है। उसके अलावा जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसमें दो मेम्ब्रेन बच्चों इससे बना होता है। इसे भी हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उनकी बात कर रही हूँ बच्चों मैं। इन मेम्ब्रेन को मैं क्या नाम देती हूँ? प्यूरल मेम्ब्रेन।
इनको मैं क्या कह रही हूँ, प्लूरल मेम्ब्रेन नाम दे रही हूँ। इनके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है डैट इज प्लूरल लिक्विड, फ्लूइड बोल देते हैं हम, प्लूरल फ्लूइड, और ये मेनली से मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो जैसे मैं बताया बेटा, अगेन बताती हूँ मैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद क्या रहता है बच्चों, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये आपका कहाँ है, ये वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है बच्चों। इसमें मैंने आप लोग को बताया लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, द स्ट्रक्चर इज नॉन एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो होता है एक लिड से ढका हुआ रहता है, जिसे एपिग्लॉटिस। नॉर्मली तो ये ओपन रहता है, बट जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक जाता है। देन लैरिंग्स जो होता है ये किस में खुल रहा है, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में ये क्या बनाया, ये क्या चीज़ हुई बच्चों, थोड़ा सा आइडिया है ये क्या बना रही है मैम, पूरे में होता है बेटा जितनी भी ये होती हैं, ये क्या है, ये होती हैं बच्चों कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस, हाफ कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, पूरी नहीं ढकती। जैसे कि ये ट्यूब है अपनी, तो इस ट्यूब को ये हाफ आगे से ढक लेती है, तो ये होती हैं हाफ कार्टिलेजिनस रिंग। क्यों होती हैं बच्चों ये हाफ कार्टिलेजिनस रिंग, कि भाई वो ट्यूब है उसमें एयर है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, जो उसे उसी स्टेज में रहने देती है। ट्रैकिया से स्टार्ट करते हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई, सब में हाफ कार्टिलेजिनस रिंग होती है, क्लियर। और ये कंप्लीट फिर जाके किस पे खुल रहा है, एयर सैक, दैट इज एलुलाई। एलुलाई बच्चों हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। अब जब हम पढ़ रहे थे तो टीचर्स हमें बताते थे कि जब हमने लंग्स में से एलुलाई को निकाला और फैलाया, एक पूरा टेनिस का ग्राउंड फिल हो जाता था, इतनी एलुलाई होती हैं। यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं, जिसमें एयर जो रहती है, जिसमें एयर रहती है नॉर्मली कंज्यूम। बात समझ में आई। तो एयर सैक जो है मैंने बहुत थोड़े से बनाए हैं, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं फॉर द इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। क्लियर, समझ में आया। और उसके अलावा मैंने इसमें क्या बताया आपको कि ये जो लंग्स होते हैं इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन्स को मैं क्या नाम दे रही हूँ, प्लूरल मेम्ब्रेन्स नाम दे रही हूँ। क्या कह रही हूँ मैं, इन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन्स कह रही हूँ। और इनके बीच में जो लिक्विड फिल होता है, दिस लिक्विड इज नॉन एज प्लूरल फ्लूइड, जो इसे मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे मैंने जो बात बोली थी आपको कि इस जगह पे क्या प्रेजेंट है, इस जगह पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये डायफ्राम ये ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी को नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो हमारे लंग्स किस में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करती हूँ बच्चों मैं रेस्पिरेटरी केज की। क्या होता है रेस्पिरेटरी केज बच्चों, ये रेस्पिरेटरी केज ही है जो कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में हेल्प करता है। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में ये हेल्प कैसे करता है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। आपके नीचे की तरफ मैंने बताया था कि जो कैविटी को अलग कर रहा है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। उसके बाद आपके आगे वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन में जो बोन होती है, दिस बोन इज नॉन एज स्टर्नम। इसे मैं क्या नाम देती हूँ, स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट बैक में 3D स्ट्रक्चर बच्चों में बना रही हूँ यहाँ पे, जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है नीचे तक, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन होती है, आगे अपने स्टर्नम है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, और आगे से पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं, 12 पेयर्स रिब्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों। आगे से पीछे की तरफ मैं बात करूं तो ऐसे 12 पेयर्स रिब्स के होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिब्स होती हैं 12 पेयर। तो ये पूरा का पूरा एक केज फॉर्म कर देती है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी केज। अगेन बताना चाहूँगी, आगे की तरफ आपके स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, नीचे की तरफ डायफ्राम, और आगे से पीछे की तरफ क्या रहती हैं, रिब्स रहती हैं। ये जो आगे से पीछे तक की जो ये पूरी रिब्स होती हैं, ठीक है, ये 12 पेयर्स होती हैं। अब इन रिब्स के बीच में ये जो जगह मैं बता रही हूँ, यहाँ पे
इस जगह पे बच्चों क्या प्रेजेंट होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू क्या होगा, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होगी। तो हमें ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी केस। तो हमें पता है नीचे की तरफ डायफ्राम, देन आगे की तरफ आपके स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम और आगे से पीछे की तरफ 12 पेयर रिब्स। क्लियर? तो ये हो गया। देन मैं जो बताना चाह रही हूँ बच्चों कि रिब्स के बीच में हमें क्या मिल रहा है, मसल्स मिल रही हैं। तो अब इन मसल्स का मेनली काम क्या होता है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में, जो कि हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होता है। तो ठीक है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कैसे होती है बच्चों, मैं वो बताना चाहूँगी आपको। इनहेलिंग को बच्चों यहाँ पे मैं एक नाम देती हूँ इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपिरेशन एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेलिंग कब होती है बच्चों, पहले मैं वो बताना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या कर रही हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और बताना चाह रही थी बच्चों में, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम में मसल्स होती हैं रेडियल। ये जो रेडियल मसल्स होती हैं, ये रेडियल मसल्स जो होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो रही हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट होने से डोम शेप्ड जो होता है डायफ्राम, नॉर्मली हमारे इस शेप का होता है, वो फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पे डायफ्राम जो होता है डोम शेप्ड से क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वहाँ का थोरेसिक कैविटी का वो कम हो जाता है। तो अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। और दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंस्पिरेशन। इसको मैं क्या नाम देती हूँ, इंस्पिरेशन कहती हूँ। ड्यू टू द किस रीजन से हुआ, फर्स्टली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने से वो डोम शेप से फ्लैट हुआ। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increase and the pressure of thoracic cavity decrease. So क्या हुआ, प्रेशर से ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा मैं कहाँ बताऊंगी, एक्सपीरेशन में। एक्सपीरेशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायफ्राम की रेडियस मसल्स रिलैक्स होंगी। ड्यू टू द रिलैक्सेशन अगेन फ्लैट डायफ्राम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोम शेप्ड डायफ्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्लैट डायफ्राम डोम शेप्ड डायफ्राम में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं। ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decrease. When volume of thoracic cavity decrease, then the pressure of thoracic cavity increase and then last हम एक ही लाइन बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर, क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। दैट इज बोथ द प्रोसेस इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्लियर।